इस तरह से शेयर होगा। करेक्ट। देखो भाई, इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, वी जस्ट हैव द डिस्कशन ऑफ द फेस टेस्ट, वी कुड हैव दैट, ठीक है। उसके बाद जो था, मैंने स्टार्ट किया था ये वाला पार्ट थोड़ा सा, और इसमें मैंने बता दिया था चार्ज की प्रॉपर्टी को। तो आज जो हम करेंगे ना, आज पूरा हम कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के बाद आपका लेक्चर नंबर 1 विल बी कंप्लीटेड। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत करी थी। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जो रेस्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बताया था एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, इट इज इनबिल्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं नेगेटिव, कम हो जाते हैं पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा कंजर्व रहती है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कभी भी नहीं बदलता। अब वो बात अलग है, इंडिविजुअल चार्ज में चेंज आ सकता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में मिलता है, क्वांटा बोलते हैं हर पैकेट को, जिसमें 1.6 10 पावर -19 कूलम चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर किसी मटेरियल पे n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज n इंटू ई हो जाता है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। चार्ज जो है इनवेरिएंट है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, हर फ्रेम में आपको सेम ही दिखेगा वो, ठीक है, इट इज इनवेरिएंट। फिर मैंने बताया लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की हम चर्चा कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी मास, मास तो होगा ही होगा। आर यू एबल टू गेट इट? तो आज का जो पार्ट हमारा रहेगा, इन दिस पार्ट ऑफ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, अबाउट चार्जिंग, देन कूलम्ब्स लॉ इन डिटेल एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग हियर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। दैट इज चार्जिंग, नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो चार्जिंग के देर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के। एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है फ्रिक्शन, रबिंग, एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन समझ में आ रहा है? चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स फॉर द चार्जिंग, दैट इज कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। वन बाय वन वी आर डूइंग ऑल दीज 3 मेथड्स। द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की अगर चर्चा करें, देखो है क्या, इट इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो कंडक्शन के द्वारा जो चार्जिंग पॉसिबिलिटी है चार्जिंग की, वो केवल मेटल्स में मिलती है। किस में मिलती है? इन मेटल्स, जो कंडक्टिंग बॉडी है उन्हीं में तो कंडक्शन हो सकता है। क्लियर है? आप ऐसे सोचो कि इनिशियली देर आर 2 बॉडीज, ठीक है। एक बॉडी देखो यहाँ पर है, ये इट इज बॉडी ए, लेट अस से स्फीयर, इट इज चार्ज्ड। चार्ज्ड बोले तो इस पे कुछ चार्ज हमने दे दिया, ठीक है, कुछ भी मान लो। एक दूसरी बॉडी है, ये ऐसे करके, इट इज बॉडी बी, इट इज अनचार्ज्ड। अब मैं क्या करूँगा, फोर्स एन इंस्टेंट, ये इनिशियल वाली कंडीशन थी। नाउ मैंने इन दोनों को अटैच कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। ये ए, इसको अटैच कर दिया बाय सम वायर टू दी बी, ऐसे करके स्विच ऑन कर दिया अटैच करके, ठीक है, इट इज बी। नाउ चार्ज विल ट्रांसफर टू द बी, ठीक है, और दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो इस पे पूरा चार्ज ऐसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कुछ अमाउंट बी पर चला जाएगा, कुछ इस पर रह जाएगा। और वो इक्वल इक्वल ट्रांसफर होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो उस तरह से ट्रांसफर होता है सो दैट दोनों बॉडी पर पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज, चार्ज gets distributed on both the bodies, on both the bodies, ठीक है,
on both the bodies in such a way, ठीक है, in such a way that the potential, ठीक है, such a way that the potential, अरे यार रीराइट करता हूँ। इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास है आप लोगों की? केमिस्ट्री की क्लास है। आप बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? क्या होगा? Bodies in such a way that the potential at both the bodies becomes same, ठीक है, या इक्वल। अगर ये बोलो कि हाँ भाई हमने इसको चार्ज दे दिया और वो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों पे आ गया, तो वो कहना गलत हो जाता है। वो केवल तब बोल सकते हैं हम कि जब दोनों बॉडी बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों सेम रेडियस का स्फीयर है, लेट अस से। If both the bodies are identical, then only we can say the charge distribution will be half half. आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। Yes, sir. That is if both the bodies, ठीक है, are exactly identical, तब हम बोल सकते हैं कि अगर इसके पास 15 कूलम चार्ज था और इसके पास 0 चार्ज था, तो कनेक्शन के बाद मान लो इनको टच कर दिया, दोनों के पास कितना कितना रह जाएगा? 7.5 कूलम। लेकिन ये कब मैं बोल पा रहा हूँ, किस केस में बोल पा रहा हूँ? जब बोथ द बॉडीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में आइडेंटिकल ही आए, कैसी भी आ सकती हैं। तो फिर कैसे करा जाएगा? हमें रखना है पोटेंशियल विल बी इक्वल, ठीक है, पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ बोथ द बॉडीज, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर कि हम इस पोटेंशियल को कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आगे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाला था, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली स्लाइड आप लोग नोट कर लो, उतने टाइम में किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ अश्विन सर, तो मतलब स्फीयर के लिए ना पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं? हाँ, स्फीयर के लिए पोटेंशियल। तो सर इसमें मतलब हम दोनों स्फीयर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना? हाँ ठीक, बिल्कुल, ठीक है। यस। नोट कर लिया ये? Yes, sir. सभी लोग बताओ भाई, नोट हो गया ना ये? किसी का छूट? Yes, sir. हाँ अश्विन क्या दिक्कत है बताओ? सर बाकी एक और कि मतलब जैसे हमने इधर कंडक्टिंग वायर से इसको ज्वाइन करा, तो सर अगर डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट बिना कंडक्टिंग वायर के मैं डायरेक्ट दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ला रहा हूँ तो कुछ तब होगा? भी सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन रहेगी, ठीक है। मतलब आप किसी भी तरह से दो कंडक्टिंग बॉडी को अटैच कर रहे हो, वेदर यूजिंग अ वायर और डायरेक्टली, द मैटर इज सेम, ठीक है। ठीक है, दोनों में सेम कंसेप्ट रहेगी। द सेकंड इज फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन से जो चार्जिंग होती है उसके दौरान जो चार्ज की मोशन होती है और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की कंसेप्ट भी यहीं से आती है। बेसिकली हम लोग जितना हमारे सिलेबस का पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से रब कर रहे हो आप, तो एक बॉडी के पास कुछ चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। उसी की वजह से हम देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड ले ली मैंने, ठीक है, आप कंसिडर्ड है ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड, और यहाँ पे एक कॉटन क्लॉथ है, इट इज कॉटन क्लॉथ। मैंने आपस में रब किया, ठीक है। जब मैं इनको रब कर देता हूँ, ऑन रबिंग, होता क्या है, जो रॉड है, ग्लास वाली रॉड है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सर इसी पर ही पॉजिटिव क्यों आया? भाई वो उसकी प्रॉपर्टी रही होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, उसके बिहाफ पे रहा होगा। बट हमें जो पढ़ना है वो देखो क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो। ये क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ, ये ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया हमारा?
पॉजिटिव, और जो कॉटन क्लॉथ है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा कि कॉटन की इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती होगी ग्लास के कंपैरिजन में, ग्लास की कम होती होगी। उससे क्या हुआ, जब रब किया तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कॉटन के पास चले गए। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को कैसे रब करें तो किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा। तो उसके लिए फिजिसिस्ट ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल लिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी को प्लास्टिक से रब किया ऐसे, मतलब ह्यूमन बॉडी को ऐसे नहीं आदमी को उठा के रब कर दिया, नहीं, बॉडी को ऐसे रब किया। ठीक है, दैट इज दिस। या रेजिन होता है उससे रब किया, या पेपर से रब किया प्लास्टिक को, या किसी मेटल को रब किया पेपर से, मेटल को ग्लास से रब किया। ठीक है, ग्लास को फर से रब किया, ऐसे बहुत सारी, वुड से रब किया। फिर देखा किस पर पॉजिटिव आ रहा है किस पर नेगेटिव आ रहा है, और उसके हिसाब से एक सीरीज बना दी। ठीक है, वो सीरीज हमें याद नहीं रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सीबीएसई में थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस या एडवांस में कोई मतलब ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन का, बट स्टिल फॉर द नॉलेज मैं लिखवा देता हूँ। इस चीज़ को नोट करो, फिर समझाता हूँ। ये फर, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक्स में मिल जाती है। फर, फ्लेनल, फ्लेनल एक मटेरियल है, ठीक है, सब एक मटेरियल है। ठीक है, सीलिंग विक्स, देन उसके बाद ग्लास, देन उसके बाद ठीक है कॉटन, कॉटन, उसके बाद पेपर, पेपर, सिल्क, ठीक है, एंड सिल्क के बाद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है वुड, मेटल, ये ऑर्डर बनाया उन्होंने। ठीक है, इट इज मेटल, देन रबर, एक टर्म होती है एक रेजिन, RESIN, ये भी एक मटेरियल होता है। ठीक है, देन एबोनाइट, एबोनाइट भी एक मटेरियल होता है, एबोनाइट की रॉड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें है क्या बेसिकली, जो इसमें पहले आ रहा है, वन कमिंग अर्लियर, वन कमिंग अर्लियर, ठीक है, विल एक्वायर, वन कमिंग अर्लियर विल एक्वायर, विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखो बस, वन कमिंग अर्लियर विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब जो इसमें पहले आ रहा है उससे दूसरे वाले को अगर रब करते हो तो जो पहले है सीरीज में, वो उसी सीरीज में उसी आधार पे रखा गया है, उसी पर बेस रखा गया है कि वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा, जो सेकंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा। इज द पॉइंट क्लियर, वन कमिंग अर्लियर गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन किसी कंपटीशन में ऐसा नहीं आता है, इट इज जस्ट फॉर द सीबीएसई और नॉलेज की, हाँ फ्रिक्शन का कहाँ कहाँ पे कैसे। ठीक है, एक और सर इसमें, ये हाँ बोलिए। समझ नहीं आया वन कमिंग अर्लियर वाला। वन कमिंग अर्लियर का मतलब देखो ऐसे, जैसे ये वैक्स है, सीलिंग वैक्स, इसको आप ग्लास से रब करते हो, तो वैक्स जो है इस सीरीज में पहले आ रहा है ग्लास से, तो यानी वैक्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे नेगेटिव आएगा। अच्छा ओके सर। मान लो ग्लास को आप कॉटन से रब करते हो, तो ग्लास पहले आया कॉटन बाद में आएगा, तो ग्लास पहले आया ओके अर्लियर सर। आया, उस पर पॉजिटिव, कॉटन पे नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, इजंट इट? ठीक है, यस सर। तो इसमें लिख लो एक और पॉइंट है काम का, यूजिंग फ्रिक्शन, यूजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी ये वाला मेथड यूज करके, ठीक है, बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है, बॉडीज कैन बी चार्ज्ड, bodies can be charged only, only if, bodies can be charged only if at least, only if at least one body is insulator। मतलब एक बॉडी तो एटलीस्ट नॉन मेटल हो या इंसुलेटर हो। अगर दोनों ही बॉडी कंडक्टर हो गई, अगर दोनों ही बॉडी कंडक्टर हो गई तो क्या होगा बताओ, फिर तो कंडक्शन ही हो जाएगा ना, कंडक्शन ही हो जाएगा, देयर विल बी नो यूज फॉर दैट। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से एक बॉडी मस्ट हैव इंसुलेटर, मस्ट बी इंसुलेटर। ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, ऑन रबिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ वन बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन बॉडी, ठीक है, आर ट्रांसफर टू द अदर, आर ट्रांसफर टू द अदर। ठीक है, एज ए रिजल्ट,
एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, बॉडीज गेट चार्ज्ड। ठीक है, इसी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या बाय फ्रिक्शन मेथड किसी बॉडी का चार्जिंग होना बोलते हैं। ठीक है, बट ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जस्ट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना होता है, दैट इज इट। इस पर वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, बोले क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? यस नोट भी कर लिया सभी लोगों ने कि नहीं? यस आगे बढ़ा जाए, बता देना नोट नहीं किया हो तो, बताओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। कर लेगा सर। कर लिया सर। थर्ड इज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन में क्या होता है कि हम टच भी नहीं कर रहे हैं, हम रब भी नहीं कर रहे हैं, दूर ही रखी है बॉडी, फिर भी चार्ज आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ। चलो पहले मेटल्स में देखो, चार्जिंग इन मेटल्स, चार्जिंग इन मेटल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस कंसिडर देयर इज अ मेटेलिक बॉडी। ठीक है, ये मान लो कुछ मेटेलिक बॉडी है, स्फीयर टाइप ही मान लिया। ये इनिशियली अनचार्ज्ड है। ठीक है, इट इज इनिशियली अनचार्ज्ड। ध्यान से सुनते रहिए। नाउ व्हाट डिड वी डू, एक चार्ज रख दिया प्लस इसके आसपास, ये बॉडी ऐसे है, ये फर्स्ट सिचुएशन अनचार्ज थी खाली, इसके पास एक प्लस चार्ज रख दिया। तो जब कोई बॉडी अनचार्ज होती है उसका मतलब क्या है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये तो मीनिंग होता है। तो जब ये प्लस यहाँ पे रख दिया, इट इज प्लस हैज बीन प्लेस्ड ओवर देयर, तो इस बॉडी का जो माइनस चार्ज है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन टू द प्लस, और प्लस चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ रिपल्सन विद द प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, इधर इधर अलग अलग ऐसे, मतलब यहाँ पोल बन गई एक तरह से, एक इधर नेगेटिव एक इधर पॉजिटिव, इधर की तरफ आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को जो स्फीयर, ठीक है, अब इसके पास चार्ज आ गया है, तो अब मान लो मेरे को इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं पॉजिटिव वाली साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, हाँ इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अगर मेरे को बॉडी पर नेगेटिव चार्ज रखना है, पॉजिटिव एलिमिनेट करना है, तो किसको ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव वाली साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। अब ध्यान से सोचो, आपने 10th में भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा ये, कि जब ये बॉडी ऐसे है ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल हम लोग कितना मानते हैं, जीरो, और बॉडी पर प्लस चार्ज इधर है, तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल उसका होगा V, नॉन जीरो। प्लस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज को देखना है क्योंकि उसी को खत्म करना है, उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव रहा होगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी से इधर की तरफ प्लस चार्ज सप्लाई हुआ होगा। बताओ प्लस चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी से इस ग्राउंड की तरफ कुछ प्लस चार्ज सप्लाई हुआ होगा। इन अदर वे आई कैन से कि ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के पास आ गए होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के पास आ गए होंगे। अरे यार बोलते नहीं आप लोग। ये जो प्लस चार्ज है, या तो ये बोल दो कि ये ग्राउंड में सप्लाई हो गया होगा, या फिर आप ये बोल दो कि ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए आ गए, सो दैट इसका भी पोटेंशियल कितना बना दें, ये जीरो है ना। ग्राउंड का पोटेंशियल के बराबर जीरो पोटेंशियल इस बॉडी का बन जाएगा, तभी तो शेयरिंग ऑफ द चार्ज विल स्टॉप। यस, इज द पॉइंट क्लियर? अरे बोलते नहीं, करेक्ट। तो देखो अब हमने क्या किया, कंसीडर कि हमें पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करना था, नेगेटिव रखना था, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिव की तरफ से ग्राउंड से कनेक्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन आके क्या कर रहे हैं, इसको एरो लगा दिया, एरो का मतलब है पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। या फिर अगर इस वाले एरो से लगाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं। दोनों में से एक अप्रोच, ठीक है।
कर दिया आप, तो क्या फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे या पॉजिटिव आना होगा? जो भी आना होगा क्या वो आ पाएगा चार्ज? नहीं आएगा। नो सर। इसका मतलब इसमें जो आधा इलेक्ट्रॉन इधर एक तरफ आधा इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, अब वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या कर लेगा? रीअरेंज कर लेगा। ठीक है, तो वो पूरे सिस्टम पे ऐसे करके क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो मेरे को स्फीयर मिला, क्या ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है? नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब इनिशियली जो स्फीयर अनचार्ज था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा बताओ? एक पास में एक छोटा सा ऐसे प्लस चार्ज यहाँ पे रखना पड़ा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज मेरे को यहाँ पे रखना पड़ा था, उसकी वजह से ये हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से इस स्फीयर के लेफ्ट और राइट में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ गए बिना टच किए। इस तरह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का दिखाई दे जाना इज कॉल्ड इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्शन। प्लस की वजह से इधर की तरफ नेगेटिव इंडक्शन हो गया चार्ज का। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। जहां पे आपने टच नहीं किया बट स्टिल चार्ज वहां पे आ गया। दोनों सेपरेट हो गए। एक को खत्म कर रहे हैं हम, एक को तो ठीक है वो तो खत्म कर रहे हैं, बट अभी क्या आ गया? दो चार्ज आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव। सर दोनों सेपरेट हो गए, उसके बाद वो जो 4th स्टेप में आपने किया है वो एक बार बता दो। तो एक वन सेकेंड ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कंसिडर करूं इसको, नॉन मेटल को कंसिडर कर रहा हूं, नॉन मेटल। ठीक है, कि इन या तो एटम बोल लो, एटम, या फिर नॉन मेटल भी था ना, दोनों में देख लेते। चलो, एटम एंड नॉन मेटल, इन एटम एंड नॉन मेटल, क्योंकि दोनों की कंसेप्ट तो सेम ही है। मान लो आपने एक एटम लिया है, तो हमें पता होता है भी एटम जो है स्टार्टिंग में उसके पास ये कंडीशन होती है कि प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहे हैं इनिशियली, यही तो होता है। अरे कुछ आना तो बोलो। यस सर। अब सिचुएशन क्या होती होगी? मान लो आपने इस एटम, ये एटम था, इसके पास एक यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इट इज पॉजिटिव चार्ज यू आर प्लेसिंग। ये एटम है, तो एटम का जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा था, अभी वो इस तरह से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन के कारण और रिपल्सन के कारण। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गए, एक तो नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, यानी ये डाइपोल बन गया। तो एटम था वो डाइपोल बन गया। डाइपोल का मतलब दो पोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहाँ पर देयर इज पोलराइजेशन हो गया, देयर इज पोलराइजेशन। ठीक है, ऑफ एटम। उस एटम का पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने का मतलब है डाइपोल बन जाना, मतलब दो चार्ज सेपरेट हो जाना। अगर इस कंसेप्ट को मैं केमिस्ट्री की एक कंसेप्ट से रिलेट करके समझूं, देखो कैसे, कि भाई इनिशियली अगर एटम को देखा जाए तो ये न्यूक्लियस ऐसे होता है और इसके चारों तरफ बोहर ऐसा बोलता था, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसके बराबर में एक चार्ज प्लस रख देता हूँ, प्लस चार्ज, उसकी वजह से देखो होता क्या है? प्लस चार्ज की वजह से न्यूक्लियस तो वहीं रखा हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन है मान लो इससे नेक्स्ट। ठीक है, के ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? सही है, सुनो, हो गए। उसके ऊपर वाली ऑर्बिट में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो भी इधर की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, है ना? तो इस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ज्यादा मिलेंगे, 3 4 5 6 7 8 इधर की तरफ। वैसे थर्ड ऑर्बिट में मान लो 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी इसके आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा नेगेटिव होने के कारण। वैसे ही इधर की तरफ, तो जो हमारी जो ये शेल्स है उनका शेप थोड़ा सा बदल जाएगा, इट विल बी इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल होने के कारण पॉजिटिव तो वही है, नेगेटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज का चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज का चार्ज सेंटर कुछ बदल गया होगा, यहाँ पर ऐसा आ गया होगा।
है ना, जस्ट कंसिडरिंग कि नेगेटिव पूरा शिफ्ट हो गया तो ये एक इफेक्टिव चार्ज माइनस आ गया, तो ये एज ए डाइपोल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, डाइपोल बन गया Yes, ना, sir. इट इज हाँ कॉल्ड द पोलराइजेशन। ये केमिस्ट्री से मैंने रिलेट किया, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो सर्कुलर ऑर्बिट होती थी, सर्कुलर ऑर्बिट थी, लेकिन इसको रखने की वजह से ऐसे हुआ। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल शेल्स गेट शिफ्टेड विद द इफेक्ट ऑफ द अदर चार्ज। अरे भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो यस इसका सर। मतलब मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज किसका था, एटम का, न्यूक्लियस की वजह से शेल्स इधर की तरफ आ गई, शेल्स इधर की तरफ आ गई, ठीक है, उसके कारण इसमें एक पोल क्रिएट हो गया, एंड दैट पोल हियर आई एम राइटिंग इज नेगेटिव, ठीक है, तो पोलराइजेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ एटम। द सेम थिंग यू कैन डू इन केस ऑफ मेटल, ठीक है, अगर ये तो चलो एटम लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट इज एटम। अब एटम की जगह पे बताओ नॉन मेटल अगर लिखे हम तब क्या हुआ, नॉन मेटल के लिए क्या होगा बताओ यार? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ये हो क्या रहा है ये, अच्छा ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, देखो नॉन मेटल में क्या है, मान लो इनिशियली ये नॉन मेटल ऐसी है, मतलब इस पे भी वही होता है, प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहे होते हैं इनिशियली, नॉन मेटल प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे ये प्लस ये माइनस ऐसे कर कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, बट अगर आपने इसके पास कोई चार्ज रख दिया लाइक दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपने कुछ रख दिया, तो इट इज लॉजिकल, ठीक है, अब दिख रहा है सीधा सीधा, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, क्या कि ये जो डाइपोल जो कोइंसाइड कर रहे थे वो इस तरह का बनेंगे, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, ये जो बन रहे हैं इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, ये जो बन रहा है इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी बहुत सारे डाइपोल, एक नहीं बहुत सारे डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ नॉन मेटल हो गया, पोलराइजेशन ऑफ नॉन मेटल हो गया, किसका पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, एक सर तरफ नॉन नेगेटिव मेटल आ का गया, एक तरफ पॉजिटिव आ रिप्रेजेंटेशन गया, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में, ये नॉन मेटल का रिप्रेजेंटेशन, यस सर। दोबारा से लिख देता हूँ, देखो नॉन मेटल में होता क्या है बेसिकली, अगर अनचार्ज है ये, आपने कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है बेसिकली, तो इसका मतलब यही तो है कि प्लस प्लस चार्ज जो है उस पर क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा, दैट इज द मीनिंग ओनली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा एटम यस का सर। समझ में आया था, एटम का इनिशियली, यस सर। एटम का कॉम्बिनेशन इज द नॉन मेटल, क्लियर? यस सर। तो जैसे एटम में क्या था, प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, उनमें प्लस माइनस ओवरलैप कर रहा है, बट जैसे ही आपने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया उस नॉन मेटल के बराबर में, तो वो सब अलाइंड हो गए, डाइपोल, डाइपोल बन गई वो, एक तरफ नेगेटिव आता चला गया सामने, एक तरफ पॉजिटिव आता चला गया, यानी पोलराइजेशन ऑफ नॉन मेटल हो गया, सर इट इज कॉल्ड, हाँ इट इज कॉल्ड द इंडक्शन मेथड, ठीक है, हाँ अब बोलिए क्या कह रहा हूँ। सर इसमें लाइक जब डाइपोल बना तो सर जो जो लेफ्ट वाला लाइन है उसमें नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे है एंड पॉजिटिव वाला राइट पे है, तो जो जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें उल्टा नहीं होगा? क्यों उल्टा क्यों होगा भाई, ओके यही तो होगा, सुनो सुनो ये होगा, ये प्लस रख दिया, यहाँ पे कितने भी डाइपोल है, ये जितने भी डाइपोल है, सबके नेगेटिव को ये वाला प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ये प्लस माइनस ऐसे था, टिल्ट हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, टिल्ट हो गया, घूम गया, ये भी प्लस माइनस ऐसे था, माइनस इधर हो गया, टिल्ट हो गया, ये भी सारे माइनस उस प्लस की तरफ हो जाएंगे, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके सर। ठीक है, चलो भाई इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं 2 पॉइंट लिखवाता हूँ, कूलाम्स लॉ पढ़ाता हूँ फिर। सर वो फोर्थ वाला मेटल्स हो में गया है, सर। एक मिनट, हाँ ठीक है, जो चैट बॉक्स फोर्थ में लिखो वाला जिसका हो गया, हाँ बोलो भाई, फोर्थ बोलो। वाला मेटल्स में जो फोर्थ फिगर है वहाँ क्या हुआ था एक बार बता। किसमें, मेटल में जो फोर्थ फिगर कौन सा है, मेटल में 2 ही फिगर है,
अच्छा मेटल में ऊपर देखो 1 2 3 4 इधर इसमें क्या हुआ था, जब पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो गया तो इसके एक तरफ केवल नेगेटिव चार्ज बचा था, और जैसे ही अब नेगेटिव चार्ज भी नलीफाई हो जाता, ग्राउंड से कनेक्ट रहता तो होता कि नहीं होता, तो मैंने तुरंत से ग्राउंड से इसका कनेक्शन तोड़ दिया, हटा दिया, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बचा रहेगा और वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी सरफेस पर, ठीक है। तो बॉडी चार्ज होगी सर नेगेटिवली। नेगेटिव चार्ज क्यों खत्म हो जाता हो तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती रहती ना। ओ भाई, ग्राउंड से जब किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बताओ, मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक। देखो मैं ये इसीलिए तो बोलता हूँ कि ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब है पोटेंशियल सेम करना है ना, आप कंसेप्ट को पकड़ो। मैंने ये कभी नहीं बोलता कि चार्ज आता ही रहेगा या चार्ज जाता ही रहेगा, नो, मैंने बोला पोटेंशियल सेम होगा, ये फाइनल है। अगर इस पे नेगेटिव है और मान लो अब मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? किसका पोटेंशियल हाई है, इस बॉडी का कि ग्राउंड का? इसका जीरो है, बॉडी का। बॉडी का हुआ। ग्राउंड का हाई है यार, बॉडी का तो ग्राउंड नेगेटिव है ना, हाँ यस सर, बॉडी का तो नेगेटिव पोटेंशियल है, ग्राउंड का जीरो है, तो ग्राउंड का हाई होगा। बॉडी से फ्लो इसका मतलब करेगा। है, इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो किधर से फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज? ग्राउंड से बॉडी की तरफ। हाँ वो Yes, तब sir. तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल जीरो नहीं बना देगा। यस और सर। बॉडी का पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब इसके ऊपर चार्ज जीरो आ जाएगा। यस सर, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी है, इस पर -10 कूलम चार्ज है, बताओ इसको नलीफाई करने के लिए ग्राउंड से कितना चार्ज इसके पास आएगा, बोलो? +10 कूलम, +10। तभी तो पोटेंशियल जीरो देगा। अगर मैं ये बोल दूं कि ये +5 कूलम है तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या होगा बताओ? -5। -5 अगर ये सोचो ग्राउंड से आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। है ना। और अगर इससे बोलो तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जा रहा है, तो ग्राउंड में +5 जा कितना रहा है। कितना जा रहा होगा? +5 कूलम। यस। या फिर ग्राउंड से कितना चार्ज आ रहा होगा टोटल? -5 -5। ताकि नलीफाई कर दे, जीरो बना दे चार्ज को। और चार्ज को जीरो बनाना इज नॉट द कंसेप्ट। किसको जीरो बनाना कंसेप्ट है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। पोटेंशियल को अर्थ के पोटेंशियल के बराबर बनाना कंसेप्ट है, ठीक है। इसलिए अब वापस जाओ पिछली स्लाइड पे, जो मैंने लिखा था कि देखो माइनस, इसको हाफ कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। प्लस को मेरे को जीरो बनाना था, हटाना है। मान लो मेरे को नेगेटिवली चार्ज करना है बॉडी को, तो मैंने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगे, या फिर कह सकते हो बॉडी का पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाने लगा, ठीक है। जैसे ये खत्म हो गया पॉजिटिव चार्ज, मैंने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया, सो दैट नेगेटिव चार्ज खत्म ना हो। क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज अब रह जाता और अब भी ग्राउंड से कनेक्ट होता तो बताओ क्या होता? फिर जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं होता तो जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता, रिवर्स, यानी इलेक्ट्रॉन अब बॉडी से ग्राउंड में जाने लग जाते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन अब बॉडी से ग्राउंड में जाने लग जाते हैं। होता कि नहीं होता? बट मैंने उसको रोक दिया, एकदम से हटा दिया, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर बना रहेगा। मान लो बॉडी को मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना होता तो क्या किया जाता? ग्राउंड Negative किधर से charge। किया जाता? नेगेटिव की तरफ से ग्राउंड कर देता। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज नलीफाई हो जाता फिर स्विच ऑफ कर देता, तो बॉडी के ऊपर कैसा रह जाता? केवल पॉजिटिव रह जाता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सर यस। यस ठीक है। सर। हाँ सर ग्राउंड को हमेशा लोअर पोटेंशियल को कंसीडर करना होता है? नहीं, लोअर अपर कुछ नहीं होता, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, बस ये कंसेप्ट है, ठीक है। और लोअर अपर नहीं कह सकते, बिकॉज देखो ऐसे समझो कि मान लो इस बॉडी पर -5 कूलम चार्ज है और ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होगा, इसका पोटेंशियल कुछ नेगेटिव वोल्ट होगा, तो इसका तो हायर हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, इसका लोअर हो गया बॉडी का। लेकिन अगर इस पे +5 कूलम चार्ज है तो इसका हाई पोटेंशियल हो गया, ग्राउंड का लोअर हो गया। लोअर हायर कैन बी रिलेटिव, ठीक है। सो उसको जीरो ही मान लो। हाँ जीरो होता है, बस ये बोल सकते हैं, लोअर बोलना गलत हो जाएगा। तो सर हम जब बोलते हैं हायर पोटेंशियल थर्ड वाले डायग्राम में, तो सर हम एक हाफ का मान रहे हैं ना, एक जिस बॉडी के हाफ में पॉजिटिव। हाँ, केवल हाफ को ही मेरे को नलीफाई करना है, इसलिए मैं हाफ का ले रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द चार्जिंग, ठीक है। अब इसमें 2 नोट पॉइंट आप लोग लिखिए प्लीज, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज due to mutual repulsion ठीक है, in a conductor, due to mutual repulsion in a conductor, ठीक है, the charge
द टोटल चार्ज इनफैक्ट, ठीक है, द टोटल चार्ज resides always on the outer surface of the conductor. इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आपको देखो क्लियर करता हूँ चीजों को। ठीक है भाई, मान लो कंसिडर ये एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी। ये नॉन मेटल है मतलब नॉन कंडक्टिंग, दोनों ही स्फीयर हैं, दोनों ही डेंस है, सॉलिड स्फीयर है। मान लो आपने इसको चार्ज दिया कुछ Q, इसको भी चार्ज दिया कुछ Q। आप सोच रहे हो कि ठीक है पूरा चार्ज पूरी बॉडी के अंदर भी होगा, हर जगह होगा, तो मान लो यहाँ पर भी कुछ चार्ज होगा, है ना, हर जगह ही होगा जब आपने बोल दिया। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्ज है ये, साइन इज सेम। अब ये वाला चार्ज इसको अदर बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इसमें भी मान लो आपने बोला कि पूरी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। इज द पॉइंट क्लियर? नाउ हमें पता है मेटल में क्या चार्ज का मोशन होता है कि नहीं होता है, या कंडक्टर Yes, किसको sir. बोलते हैं जिसमें चार्ज मूव कर सकता है, नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज की मोशन ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्जन फील करके वो बाहर की तरफ जाने लगता है, और कहाँ पर आके रुकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब चार्ज, प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव, तो यहाँ पे जाके रुकता है। ये भी इधर जाके सरफेस पे जाके रुकता है। मान लो एक ये है, एक ये है, तो ये भी म्यूचुअल रिपल्जन के कारण कहाँ सरफेस पे जाके रुकते हैं। तो कंडक्टर में क्योंकि चार्ज की मोशन पॉसिबल है, इसलिए रिपल्जन की वजह से सारे चार्ज दौड़ दौड़ के सरफेस पर आ जाते हैं। तो कंडक्टर में कभी भी अंदर कोई चार्ज नहीं मिलता। अभी मैं समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनते रहो। मान लो नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल के अंदर भी सेम फिनोमेनन होती है, रिपल्जन ऐसे फील होता है, बट क्या नॉन मेटल में चार्ज की मोशन पॉसिबल है? नो सर। नो, even if there is repulsion force but the charge doesn't move, even if there is repulsion force the charge doesn't move, non-metal doesn't allow electricity to flow through it, isn't it? Yes. ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होता है, अगर आप इसको Q चार्ज दे रहे हो तो इसमें अंदर तक ही इम्बेड हुआ रहता है। मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया तो प्लस Q चार्ज कंडक्टर के केस में तो केवल सरफेस पर फैला रहेगा, जबकि नॉन कंडक्टर के केस में चार्ज कहाँ तक चला गया बोलो? सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर भी या सरफेस के ऊपर, मतलब एवरीवेयर यू विल फाइंड। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? वॉल्यूम में। और इसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ? आउटर सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, हाँ। इस चीज के कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं? क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट? इस जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे इसके मतलब कोई यूज होते हैं? हाँ, रुको यार, मैं समझा रहा हूँ। मैंने बोला ना अभी मैं समझा दूँ तो फिर डाउट पूछेगा आपको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को? एक मिनट रुक जाओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? सर ये आपने मोशन और वो वाला क्या लिखा है, फिर से बता दो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है ना कंडक्टर से। अच्छा, ओके। तो मतलब चार्ज में मोशन हो सकती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, तो चार्ज की मोशन पॉसिबल नहीं है, ये लिखा था। ओके सर। अब देखो सुनो, जैसा कि हम देखते हैं ना कभी कभी लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग अगर होती थी क्लाउड वगैरह, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग नियर ए कार, अगर आप एक कार के आसपास खड़े हो, ठीक है, तो आप कार में तुरंत एंटर कर जाओ। ऐसे ही बोला जाता है, नहीं सुना भी है या नहीं सुना है आप लोग बताओ? यस सर। है ना? Yes, sir. तो वो कार में तुरंत एंटर कर जाओ। क्यों? क्योंकि कार की जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, ये किसकी बनी रहती है? इट इज मेटेलिक बॉडी, ठीक है, जनरली इट इज मेटेलिक बॉडी कार की, ठीक है। तो जो अगर लाइटनिंग होती भी है तो इस मेटेलिक बॉडी पर जो भी चार्ज आता है, प्लस या माइनस व्हाटएवर, वो इस मेटेलिक बॉडी की सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक बॉडी है तो वो चार्ज अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो अगर आप इसमें अंदर बैठे हुए हो ना, यू आर सेफ। बट अगर लाइटनिंग हो रही है और आप कार के बाहर कार से ऐसे टच करके खड़े हुए हो, ठीक है, मोबाइल चला रहे हो या नहीं भी चला रहे, मतलब टच करके खड़े हुए हो, तो क्या होगा? तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इज द पॉइंट क्लियर और नॉट? मतलब Sir, अगर कोई भी मेटेलिक चीज है,
उसके अंदर अगर आप बैठते हो और फिर बाहर से कुछ लाइटनिंग अगर हो जाती है तो उससे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट इफ यू आर आउटसाइड दैट, अगर बाहर की तरफ हो ना तब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो आएगा दैट विल रिसाइड ओनली एंड ओनली ऑन द आउटर सरफेस, अंदर नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये उसका एडवांटेज है ना, एडवांटेज। वो पूछ रहा था ना कि क्या यूज कहाँ पे हो सकता है, दैट इज द यूज ऑफ इट, ठीक है। हाँ भाई, अब कोई डाउट है अगर इसमें तो पूछो। सर बोलो बोलो डाउट जल्दी। सर आपने बोला सर कि ये प्रोटॉन भागता है, पर सर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब जो भी है, मैं तो चार्ज की बात कर रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सर मान लो मैंने नेगेटिव एक चार्ज, मिनट, मैंने इसको 10 कूलम चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, है ना। हाँ अब इसके अंदर जो चार्ज है वो प्लस ही हुआ ना। हाँ सर। 10 कूलम चार्ज देने का मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि मैंने इसमें से -10 कूलम चार्ज के बराबर के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बॉडी से, है ना। आप ये बोल सकते हो, क्लियर है। लेकिन अभी प्रेजेंटली इसमें अंदर कैसा चार्ज हो गया इकट्ठा, प्लस। अब उस प्लस चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट से पढ़ लो या प्रोटॉन की कंसेप्ट से पढ़ लो। मैं प्रोटॉन की कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज फिजिक्स इज इजी, कीप इट सिंपल, समझ में आनी चाहिए। तो अगर ये प्रोटॉन की वजह से या कोई भी प्लस चार्ज का पार्टिकल है, नॉट ओनली प्रोटॉन, या कुछ भी प्लस चार्ज है, पॉजिट्रॉन समथिंग लाइक दैट, अब वो रिपेल करेगा तो बाहर आएगा, तो प्रोटॉन आर कमिंग आउट, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेस्ट होगा सर इसको बस चार्ज से समझना, कोई हाँ बस चार्ज है एलिमेंटल ना। पार्टिकल। आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोलते हो तो फिर वो थोड़ा डाउट कंफ्यूजन है ना। आगे आपकी कंसेप्ट केवल इलेक्ट्रॉन तक सीमित रह जाती है, वो दिक्कत हो जाती है आपको। किसी और का कोई डाउट है तो पूछो भाई। सर जो ग्रेफाइट बोलिए। सर जो ग्रेफाइट होता है वो भी मेटल्स की तरह से एक्ट करेगा ना, उसके भी सरफेस पे आएंगे ना चार्जेस। हाँ, ग्रेफाइट लगभग उसी तरह से रिएक्ट करता है। ओके सर। तो सर नॉन मेटल्स के अंदर मतलब चार्जेस जाती हैं? नो, जाती नहीं है, चलती नहीं है, बट इम्बेड हो सकती है। मतलब आप उसको चार्ज सप्लाई कर दिया आपने किसी तरह से, वो चार्ज उसके अंदर बना रहेगा। ओके सर। वो अपने आप फ्लो मोशन में नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। नॉन मेटल के अंदर चार्ज रिसाइड कर सकता है, इट कैन नॉट मूव। ओके, किसी और का कोई डाउट? अगर नहीं है तो ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं मैं? यस Should I write the next point? यस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेट का मतलब है किसी और से इफेक्ट नहीं है, एक्सटर्नल सिस्टम से अलग एक अपनी दुनिया है, ठीक है। देखो इस तरह से मान लो ये एक मैं बना लेता हूँ, कोई बॉडी एट रैंडम शेप, कुछ भी शेप आप ले सकते हो। मैं ये वाली शेप ले रहा हूँ। इस वाली शेप को मैंने क्यों लिया? बिकॉज आई कैन जस्ट मेक यू अवेयर कि यहाँ पर इसका, अगर मैं इतने से पार्ट का सोचूं कि ये किसका पार्ट है, कौन से सर्कल का पार्ट है, तो आप बोल दोगे एक छोटा सा सर्कल होगा, उसका ही पार्ट है। मतलब ये ऐसे, इसकी रेडियस को मैं R1 लिख ले रहा हूँ, इट इज R1। अगर किसी को छोटा लिख रहा है तो मैं बता देता हूँ R1। अगर यहाँ पे सोचूं ये किस स्फेयर का पार्ट होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मिलाता हूँ, ये इस वाले स्फेयर का पार्ट होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लिया। अब इतने पार्ट को कोई बताए, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये कितने स्फेयर का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ। ऐसे ये तो कोई बहुत बड़ा स्फेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसका सेंटर लगभग यहाँ पर होगा। पूरा बना दूं तो अगर इसको, अरे यार बोलो। यस सर। इसकी जो रेडियस है उसको मैं R3 मान लेता हूँ। तो कंडीशन इज कि R1 R2 से बड़ा, R3 से बड़ा। समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर ली है, ठीक है। तो समझो होता क्या है, बेसिकली जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस अगर इसको कुछ चार्ज में देता हूं तो क्या चार्ज यूनिफॉर्मली होगा डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं। नहीं कैसे होगा?
जहां पर रेडियस कर्वेचर बहुत छोटी है वहां पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, फिर जहां पर रेडियस कर्वेचर थोड़ी बड़ी है वहां पर चार्ज होगा बट थोड़ा दूर दूर। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ी उसके कंपैरिजन में और ज्यादा है, तो फिर यहाँ पास पास आ गया, यहाँ बिल्कुल बहुत ही बड़ी हो गई ऐसे करके, तो इस तरह से हो गया। आई होप इट इज क्लियर, इजंट इट? Charge distribution occurs in such a way that where the radius of curvature is very small, the charge will be dense there, and where the curvature is large, वहाँ पे चार्ज का अमाउंट कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे बहुत सारी हाई क्राउड वाले जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ठीक है, ये टेम्पल का एग्जांपल लेता हूँ, चलो टेम्पल से आपको समझाने ही रहेगा। तो उसमें क्या रहता है, ठीक है, ये टेम्पल है, ठीक है, इसमें जो है ना यहाँ पर पिनेकल ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जेनिथ या चोटी इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है ना ये एक मेटल होता है, इट इज अ मेटेलिक बॉडी, जनरली मेटेलिक कंडक्टर। अब इसमें जो है ना इस तरह की शेप जनरली बनाई जाती है या इस तरह की शेप बनाई जाती है, ठीक है, कैसी भी शेप बनाई जाती होगी, यहाँ पे यू विल फाइंड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज वेरी थिन, टेंड्स टू 0, होता है कि नहीं होता है, टेंड्स टू 0। तो अगर यहाँ पे कहीं लाइटनिंग वगैरह कुछ होती है, लाइटनिंग वगैरह कुछ होती है, तो जो इस पे आता है ऐसे करके चार्ज आता है, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कहाँ पर कनेक्ट करता है, ये इस पार्ट टॉप पर ही कनेक्ट करेगा, एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू सम मेटेलिक रॉड, एंड रॉड आर इनसाइड द वॉल, दीवार के अंदर रॉड होती है मेटल की बनी हुई, और ऐसे करके वो चार्ज इसके चल के साथ साथ ऐसे दीवार के साथ साथ अंदर अंदर उस रॉड में ट्रांसफर होता रहता है। जब भी कभी ऐसा लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो वो चार्ज फिर ये रॉड कनेक्टेड टू द बीम ऑफ ग्राउंड, तो वो ग्राउंड में चला जाता है। आप लोग अंदर ऐसे कुछ वर्शिप वगैरह कर रहे हो, देयर इज नो लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट जैसे कहीं कहीं देखा गया था, कुछ बिल्डिंग्स में इस तरह की चीज़ों की कमी थी और वहाँ पे कभी लाइटनिंग आई, या ऐसा सोचो एक बार कोई भी इंसिडेंस उठा के देखो, इंसिडेंस जहाँ पे लाइटनिंग की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, वहाँ बिल्डिंग्स में there were not appropriate sources for the charge to collect, ठीक है, for the charges to collect। और एक और बात देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग लाइटनिंग की वजह से कोलैप्स कर गई, है ना, होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि वाराणसी में उसका जो गंगा रिवर है उसके जस्ट बैंक जो है वो कोलैप्स कर गया लाइटनिंग की वजह से। वो क्यों हो गया? बिकॉज जब लाइटनिंग फॉल करती है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे पोल्स लगाए जाते हैं हर बिल्डिंग्स पे, ठीक है, ये जो बैंक्स ऑफ द रिवर होते हैं वहां पर, ठीक है, घाट वगैरह जिनको बोलते हैं, ठीक है, रिवर घाट, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, दीज आर कनेक्टेड टू सम मेटेलिक, और मेटल जो है अंदर जाके किसी केमिकल से कनेक्ट होता है, उसको हम ग्राउंड में ऐसे करके भर देते हैं केमिकल को। वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है कोई जो उस तरह का काम करता हो, जैसे जनरली साल्ट का यूज करते हैं ना, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, NaCl, नमक, ठीक है, उसमें डाल दिया जाता है, तो लाइटनिंग जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ में आता है? तो वो एक साइकिल बना रहता है जिससे नुकसान नहीं होता। बट पिछले 1-2 साल में क्या हुआ था, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, तो पता है उसका क्या रिसर्च आया था? उसका यही आया था कि लोगों ने जो है ये चीज़ें बनाने में अपने पैसे बचा लिए बहुत सारे, और ये चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर नहीं लगाई, जिसकी वजह से लूप नहीं बन पाया इलेक्ट्रिसिटी का, और वो प्रोपेगेट नहीं कर पाई, वो पूरी सरफेस पर फॉल करी, जिसकी वजह से डैमेज क्रिएट हुआ। समझ में आया इस कंसेप्ट का कितना बड़ा यूज करते हैं इंजीनियर लोग जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। इवन इफ ऐसा तो है नहीं कि घर बना रहे हो तो घर के ऊपर ऐसे ऐसे करके बना दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे घर या बिल्डिंग कोई फ्लैट वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर चारों तरफ ऐसे करके कुछ पोल्स टाइप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? या एक ऐसे पोल निकाल के उसको छोड़ दिया जाता है फॉर द सेफ। चलो खैर, ये कंसेप्ट यहाँ पर है हमारी, दोनों पॉइंट नोट कर लिए तो अब कूलम्ब्स की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? +4 चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल, हेलियम न्यूक्लियस को तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। 10 power 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड fall on a neutral sphere, on a neutral sphere ही लिख लो, चलो
या सरफेस कह सकते हो, वैसे तो कोई सरफेस ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा मेरे ख्याल से, सरफेस लिख। स्फेयर क्यों, हर चीज़ के लिए वैलिड होगा ये तो, ठीक है। तो सरफेस, एक मिनट रुकना, ठीक है। इट इज सरफेस, सरफेस। हाँ, अब सरफेस पर फॉल कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है, द टोटल टाइम, calculate the total time in which sphere gets या surface gets, ठीक है, surface gets charged by 2 माइक्रोकूलम। आपको बताना है कितने टाइम में उस सरफेस के पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, कितने टाइम में उस सरफेस के पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. करो सॉल्व, बताओ व्हाट इज द आंसर। सर हम एक अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन्स लेंगे ना? एक अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, हाँ 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 प्रोटॉन। ये तो होता है 2He4 है ना, ये तो होता है Z = 2। 4 तो एटॉमिक मास होता है उसका। करो जल्दी करो, राइट डाउन द आंसर फास्ट एवरीवन। अर्नव सिंह का तो सही है भाई, एक ही बच्चे का आंसर आया, इतनी देर में तो पूरी क्लास का आंसर आ जाना चाहिए था। अर्नव जैन, हाँ सही आंसर। रिद्धि सिंह, हाँ करेक्ट। कोमल इनकरेक्ट है, आप चेक करो एक बार। अपूर्वा नहीं, इनकरेक्ट है, आप चेक करो। वासु गुप्ता, हाँ सही है। देखो अपूर्वा क्या गलती हुई है। सृष्टि, हाँ सही है। शांतनु, हाँ करेक्ट। आप लोग, बाकी लोग कर नहीं रहे हो क्वेश्चन या भेज नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ? टाइम तो इतना ही लगता है इस क्वेश्चन में, मैक्स टू मैक्स। अमृत ने, हाँ ठीक है। अनन्या करेक्ट। शिवांशी, हाँ करेक्ट। मोहिल ना, गलत है, दोबारा चेक करो। रिद्धि, हाँ ठीक है। वंशिका गलत है भाई, दोबारा चेक करो। अश्विन, हाँ ठीक है। दीक्षा, हाँ करेक्ट। प्रांजल, हाँ ठीक है। श्रेयस गलत है भाई, दोबारा चेक करो। पीयूष, हाँ ठीक है। अर्नव मेहता, हाँ ठीक है। अर्नव मेहता, बहुत टाइम लगा क्वेश्चन करने में। कुशाग्र, हाँ ठीक है। कुशाग्र, टाइम बढ़ने लगा है वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग का, नहीं? सर एक्चुअली कर नहीं रहा था, आपने बोला तो किया, उस समय क्यों नहीं कर रहे थे? तो नोट्स लिख रहा था। अच्छा, क्वेश्चन के टाइम पे तुरंत क्वेश्चन कर दिया करो, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। वेदांत, हाँ ठीक है भाई। स्नेहा नहीं, स्नेहा गलत है, ये चेक करना पड़ेगा। आप लोग देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, ये माइक्रो में है ना, आप लोग यूनिट चेंज नहीं कर रहे क्या इसकी? इट इज इन माइक्रो। गलत क्यों आ रहा है? यूनिट चेंज करोगे तो गलत कैसे आ रहा है फिर आपका, ठीक है? तो आंसर क्या आ रहा है? सुनो, इसमें क्या है, बेसिकली 10 पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स हैं पर सेकंड फॉल कर रहे हैं, ठीक है?
चार्ज, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ, चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 2e, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन के या 2 प्रोटॉन Yes, के sir. बराबर, यस 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब सुनो, एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं बोलो? 10 to 12 10⁻12। तो टी सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल फॉल करेंगे बोलो? 10 फिर से सुनो, 10 to 12 एक सेकंड में अल्फा पार्टिकल कितने फॉल कर रहे हैं? 10⁻12। तो टी सेकंड्स में कितने करेंगे? 10 to 12 t 10⁻12 टी। ठीक है, अब सुनो, इतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गए, एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है बोलो? 2e। 2e तो इतने जितने अल्फा पार्टिकल है 10⁻12 टी, इनमें चार्ज कितना होगा? इंटू 2e। हाँ अरे भाई बोलते नहीं। Yes, sir. ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया कितना चार्ज करना है उसको? 2 2 माइक्रो। To 10 is 2 into 10 minus 6 इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। इट इज सो सिंपल, देखो 2 से 2 घर भेज दिया मैंने। 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 और ये 10⁻⁻7 बचेगा। सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया भाई? 6.25। यस सर इतना सेकंड आ गया। सर कैलकुलेशन एरर था। Yes, हाँ, sir. वही पॉसिबल है इसमें, और हो ही क्या सकती है बताओ यार? आप सोचो इसमें इस कैलकुलेशन के अलावा और क्या है? कोई कंसेप्ट है बहुत बड़ी? नहीं ना, उसको ध्यान से करो कैलकुलेशन एरर। अब 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, उसको अवॉइड करने लगो भाई। क्या कह रहे हो? एरर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा क्या? नहीं, सो वो लिखा नहीं था अच्छे से। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं तो पूरी क्लास को ही बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने गलत लिखा। देखो अभी 1 साल हो गया है ना, एरर पे थोड़ा काम करो आप लोग। आंसर में थोड़ा टाइम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा नहीं था आंसर। तनिष्क खुराना, यू हैव नॉट रिटन। उत्कर्ष, वैभव, यस सर, तनिष्क मैं कश्यप। भेजने वाला था। ठीक है, मेरे को पता रहता है किस बच्चे ने आंसर लिखा, किस बच्चे ने नहीं। आकर्ष गुप्ता, आकर्ष, यू जॉइंड द क्लास लेट। एक्चुअली आज हैंग कर रहा हूँ, आप बोल क्या रहे हो हो तो गया? थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है, आपका बोर्ड दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे लीव कर करके बार बार आना पड़ रहा है। इसलिए सर अभी सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है बेसिकली? कोई बताएगा मेरे को? नहीं बताएगा कोई? तो मैं बताता हूँ फिर। देखो ये प्लस फोर्स चार्ज इज है। इक्वल। हाँ, ये कितना है? ये प्लस चार्ज, इट इज Q2। लेट अस से ये 1, ये 2। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, बीच का सेपरेशन लेट अस से वी आर कंसीडरिंग इट इज स्मॉल r। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इसको मैं बोलूंगा फोर्स। देखो पढ़ो ध्यान से, पैटर्न क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 due to 2. ठीक है, दैट आई विल राइट। मतलब अगर मैं कहीं पे F12 लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आप समझ जाना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2। आप बोलोगे सर कोई बुक ऐसी होगी कि उसमें F12 को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखा गया, तो भाई उनका रिप्रेजेंटेशन वो हो सकता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज। जिन जिन रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ पढ़ाने की, उनमें सब में यही रिप्रेजेंटेशन है और यही यूज करो, हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर की तरफ, ये इधर, ये क्या होगा? फोर्स ऑन 2, किसकी वजह से? ड्यू टू 1। ठीक है, तो F21 अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इट मींस इट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब समझ गए, अब अंडरस्टूड है, एक बार लिख दिया, अब याद रखना। ठीक है, अब कूलम्स ने क्या बोला? ठीक है, एज पर कूलम, ठीक है, एज पर कूलम्स लॉ ये बताया गया कि ये जो फोर्स काम करता है ना, बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड की बात करेगी कि वो जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके स्क्वायर जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया गया। मतलब उसने बोला कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज K, एक कांस्टेंट लगा लो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया कूलाम ने, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हमें बता दिया। और उसने ये भी बता दिया कि जहाँ पर k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 होती है। अगर इसको देखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर में। उसने ये भी बताया कि यहाँ पर जो एक सिंबल नया दिख रहा है आपको एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब 0 दिख रहा है तो 0 को नॉट बोलते हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्या है, किसी भी मीडियम की, चलो फ्री स्पेस को छोड़ो, किसी भी मीडियम की एक सर्टेन स्ट्रेंथ होती है जब तक कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, अपने रीजन में बुला सकता है, ठीक है। तो एक सर्टेन सबकी एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देने वाला जो कांस्टेंट है दैट इज द एप्सिलॉन, दैट इज द सेंस। और कुछ याद रखना है, क्या याद रखना पड़ेगा, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है कितनी होती है, 8.85 10⁻12 MKS में, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को विद लिमिट अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, विद लिमिट्स। सो हम एयर और वैक्यूम को फ्री स्पेस कंसीडर कर सकते हैं ना? हाँ, दोनों को ही कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार परमिटिविटी फिर से बता सकते हैं? देखो परमिटिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। उससे हमें ये आइडिया लगता है, जैसे ये समझो कि एक पानी है, एक ऑयल है, एक और कुछ मीडियम है, एक एयर है, एक वैक्यूम है, 4 मीडियम ले लिए मैंने। किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने कहीं पे रखा, वो चारों मीडियम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितनी स्ट्रेंथ से अपनी तरफ ग्रैब कर पाएंगे। हो सकता है पानी बहुत ज़्यादा ग्रैब करे, ऑयल थोड़ा कम करे, बचे उसको ग्रैब करने से, है ना, एयर और ज़्यादा ग्रैब कर ले, वैक्यूम बिल्कुल ग्रैब ही ना करे, है ना। इनकी सबकी स्ट्रेंथ हो सकती है। किसी चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस पर फील्ड लगाने की जो स्ट्रेंथ है किसी की अलग अलग हो सकती है। उस स्ट्रेंथ के बारे में जो आइडिया देने वाला कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, ठीक है। ओके सर, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। बट हमारा जो सिलेबस है 11th 12th का, मेनली 12th का, आप तो ठीक है, उसमें इसका एज सच कोई यूज नहीं है। यू जस्ट राइट डाउन एज ए रिजल्ट 8.85 10⁻12 होती है किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। इसमें एयर या वैक्यूम दोनों के केस में यही आप लगा सकते हो। कोई मीडियम आएगा तो क्या चेंज आएगा इसमें वो मैं बताऊंगा, उससे पहले लिखो ये द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, the electrostatic force of interaction, the electrostatic force of interaction between two static and point charges, between two static and point charges, ठीक है, is directly proportional to the product of mass कहाँ से आ गया यहाँ पे, to the product of charges। मेरे को पता है ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट बिल्कुल सेम चैप्टर ही लगता है, ठीक है, तो सारी कंसेप्ट वही सेम ही है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपको भी सेम ही लगेगा ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the separation between them। बोलो बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशन में क्या था बताओ, ये तो था ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे बस k को रिप्लेस करके क्या लगते थे, g कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सेम ही तो था। बट हाँ ये डिफरेंस जरूर था, वो भी वैसे पॉइंट मास के लिए ही था वैलिड, वो भी पॉइंट मास के लिए था वैलिड। डिफरेंस क्या था कि वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये दोनों नेचर का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है।
और अगर मान लो आप सोचो कि मैं 2 प्रोटॉन ले लेता हूँ या 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर ग्रेविटेशन फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जी की वैल्यू फिक्स होती है, m1 मास ऑफ प्रोटॉन, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, मान लो पास पास में रखे हैं 1 मीटर सेपरेशन पे, तो 1 मीटर डाल के निकाल दोगे ग्रेविटेशन फोर्स। अब उसी सिचुएशन में आपसे मैं बोलूं कि कूलॉम फोर्स निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के की वैल्यू आपको पता है 9 10 पावर 9, प्रोटॉन का चार्ज भी पता है q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है q2, सेपरेशन अगेन 1 मीटर है वो, तो ये वाला फोर्स भी निकाल दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। से सुनो, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? कैलकुलेट कर लोगे ना? अब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, कंपेयर करोगे उनकी वैल्यूज को, तो यू विल फाइंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो लगभग 10 पावर 36 टाइम्स 10 पावर 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और ये तो फिजिकल वर्ड चैप्टर में भी है ना, 11th में एक ही लाइन तो पढ़नी होती है फिजिकल वर्ड चैप्टर में, क्या कि फोर्सेस का जो रेशियो है। नेचर का वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशन। और स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो न्यूक्लियर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इज न्यूक्लियर, बट एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 10 पावर 36 है ना, लगभग 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर तो होता ही होता है। ठीक है, 36 के आसपास ही होता है। चलो ये वाली स्लाइड नोट कर ली, हैव यू डन दिस? यस सर। अब देखो, अब इसको जल्दी से हम करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो यहाँ k क्या होता है? k is a constant. It doesn't have a special name. No, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, कूलॉम्स लॉ या फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले 1D में देख लेते हैं, वैसे अभी देखा है 1D का, बट फिर भी दोबारा से कर लेते हैं एक बार। देखो 1D के केस में क्या है, एक ये चार्ज ऐसे, ठीक है, ये इधर ऐसे, इट इज q1, इट इज q2, द सेपरेशन इज r, द सेपरेशन इज r, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको क्या बोलूंगा? बोलो F2 ड्यू टू 1, इसको क्या बोलूंगा? बोलो अब जल्दी जल्दी, F1 ड्यू टू 2, इसका नाम मैंने 1 रख रखा है, इसका नाम मैंने 2 रख रखा है। तो अगर मैं बोलता हूँ बताओ इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, दैट इज मैंने पूछा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे F12, उसका मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ ही चुके हैं, बोलो कितना? Q1 Q2 अपॉन r²। डायरेक्शन किधर होगी? उसके लिए यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, इसकी डायरेक्शन r कैप के अलाउंग है। अब जो r कैप है इस 1 2 के केस में डायरेक्शन 1 से 2 है या 2 से 1 है? बताओ फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 या 2 से 1? 1 to 2 और 2 to 1? 2 to 1। 2 to 1 क्या लिखोगे? r कैप 2 to 1, r कैप 2 to 1। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, वैसे ही इन द सेम सेंस यहाँ पे लिखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बताओ क्या लिखोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इट इज द सेम q1 q2 अपॉन r²। बताओ डायरेक्शन क्या रही है? नेगेटिव ऑफ r21। करेक्ट, या फिर r12 लिख दो, 1 से लेके 2। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये दोनों पार्ट आ गए, इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन 1D। मतलब ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है बेसिकली। हाँ, अगर आप चाहो कि हम इनको ऐड करके देख के 0 दिखाना चाहते हैं तो ये लो, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बना देता हूँ। व्हेन यू आर एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो ऐड करने से क्या मिल रहा है? देखो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², r कैप 21 प्लस r कैप 12। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? करेक्ट। अब बिकॉज r1 यहाँ पे r12 कैप और r21 कैप में क्या अंतर होगा? केवल अपोजिट। अरे बोलो यार। यस सर। तो अगर ये अंतर है, अपोजिट है, तो इसको कट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिला? बोलो यहाँ से F12 प्लस F21 इज 0 मीन्स इट इज माइनस F21। इसका मतलब क्या है कि ये जो लगने वाला कूलॉम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, इट ऑल्सो फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज एक्शन रिएक्शन।
isn't it? इक्वल बट अपोजिट, ठीक है। तो अमाउंट ये रहेगा इक्वल बट अपोजिट भी काम कर सकता है, ऐसे देख सकते हो आप। इसी के साथ अगर इसी चीज को आप 2D में देखना चाहते हो, 2D में, तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये वाली एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये y एक्सिस है और इधर हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अगेन वही Q1 Q2 मान लेते हैं, और क्या Q2, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको आप R ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो भाई, इनको मिलाने वाला जो वेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, भूल गए सब कुछ। पोजीशन वेक्टर R1, हाँ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर जो इट इज R1, इसका पोजीशन वेक्टर इट इज R2। डायरेक्शन देखो ऊपर एरो है, ऊपर एरो है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि इधर से इधर की तरफ एक वेक्टर होगा, लेटर से उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, और इधर है तो उसको मैं डेल्टा R लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये लिख सकता हूँ, देखो R1 प्लस डेल्टा R विल बी R2। यहाँ पे जो डेल्टा R होगा कितना हो जाएगा, इट विल बी R2 माइनस R1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दैट आई कैन राइट। अब सोचो जरा, ठीक है। आप सोचो जरा, यहाँ पे काम करने वाला जो फोर्स है, इसका इस पे काम करने वाला जो फोर्स है, इट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैसे इधर की तरफ जो काम करेगा ऐसे, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो हियर इन दिस 2D सिस्टम, F ऑन 1 ड्यू टू 2, बताओ कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन इट इज डेल्टा R का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। और डायरेक्शन किधर होगी बोलो, अरे भाई, अरे यार, डेल्टा R कैप या माइनस डेल्टा R कैप। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। सर माइनस माइनस होगी, है ना। दैट इज K Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R स्क्वायर, माइनस को माइनस ही रहने दो। कैन आई राइट इट डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा R मैग्नीट्यूड, कैन आई राइट इट यूनिट वेक्टर। यस अरे भाई, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो आज, बोला था। क्या कह रहे हो, बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुई है तो प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, ऐसा कुछ है क्या। नहीं तो बताओ माइनस डेल्टा R कितना है फिर, R2 माइनस R1 माइनस, अच्छा हाँ, R1 माइनस R2, करेक्ट, माइनस आ गया ना। हाँ हाँ, तो माइनस आ गया तो ठीक है, R1 माइनस R2 हो गया, R1 माइनस R2 लिख दूंगा मैं उसको। देखो ये फिर से इट इज R1 R2 एंड डिवाइड में बताओ, डेल्टा R का क्यूब हो गया, है ना। डेल्टा R को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा R इज द मैग्नीट्यूड मॉड, तो इट इज R2 माइनस R1, ठीक है। और इसका मॉड और उसका क्या करूँ, क्यूब करूँ। तो ये वाली बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, कुछ नहीं करा है, केवल उस यूनिट वेक्टर को मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर वेक्टर। अब जैसे यहाँ से सिमिलरली अगर मैं लिखूं F21, तो बताओ, आप डायरेक्टली पैटर्न को देख के बताओ, K Q1 Q2, केवल डेल्टा R ही तो बदला होगा, तो दैट इज R2 माइनस R1 हो गया। और अपॉन में तो वो डेल्टा R वो तो सेम ही रहेगा, आप R2 माइनस R1 का मॉड कर दो या R2 माइनस R1 का मॉड कर दो, ठीक है। सो दैट इज इट विल बी सेम, तो R2 क्यूब कर दिया, ठीक है, दैट इज दिस। तो ये भाई मैंने देखो आपको कूलम्ब्स फोर्स लिख के दिखाया इन 1D एज वेल एज इन 2D। अब हमें देखना है कि मान लो इस सिस्टम को, है ना, पूरे कूलम्ब सिस्टम ये जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको उठा के किसी पानी में डाल दिया या किसी मटेरियल में डाल दिया, मीडियम में डाल दिया, तब उस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या फोर्स बदल जाता है, काम करने वाला फोर्स, या नहीं बदलता है, क्या होता है। तो K बदल जाएगा, क्या जी, K की वैल्यू। हाँ चलो देखते हैं उसको, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। एप्सिलॉन, ये नोट करो भाई जल्दी से। सर हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा परमिटिविटी रहेगा ना, या सिर्फ एप्सिलॉन भी अगर कभी यूज कर रहे हैं हम तो।
आगे आएगा, हाँ, जैसे मटेरियल को मीडियम भर दिया उसके बीच में, चार्जेस के बीच में, तब वो एप्सिलॉन बी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अभी तो इतना ही बताया, इतना बताया। उसमें किसी कोई डाउट है भाई? नो सर। करो इसको नोट करो। आज की क्लास के बाद जो है होमवर्क करना है लेक्चर 1 के आगे जो मेंशन्ड है एचसी वर्मा का। यस। और ये बहाने मत बनाना सर हमारी 4 बजे तक क्लास है तो फिर उसके बाद तो हम नहीं कर पाएंगे, अरे सर उसके बाद तो हम बिल्कुल बेहोश होने की कगार पे आ जाते हैं, वैसा नहीं है ना। आप लोग 9 से 4 तक क्या हो गया? फर्स्ट लेक्चर, हाँ फर्स्ट लेक्चर के आगे बस 10-11 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा है? 55 है। आज ही करना है। हाँ आज ही करने, कोशिश करना आज ही कर लो उसको खत्म। 10-20 तो करो आज कम से कम। सर आप कल डिस्कस तो नहीं करोगे ना? कर सकता हूँ सर। चार बजे उठोगे, 1 घंटे का रेस्ट लोगे, 5 बजे फिर क्वेश्चन करने बैठ जाओगे। सर स्कूल होगा। सही है। बताओ नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट। यस सर। देखो मान लो अगर मैं फोर्स की डिपेंडेंसी देखूं, ठीक है, बस एक सेकंड थोड़ा सा देख। ये लो करो। ठीक है सर, हो गया। देखो अगर फोर्स की डिपेंडेंसी देखूं, ठीक है, अरे एक मिनट ठीक है, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, ये मैं देखना चाहता हूँ मीडियम पे कैसे फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज ए प्लस, एक चार्ज बी प्लस। क्लियर है? इस पे काम करने वाला फोर्स ये है, इस पे काम करने वाला फोर्स ये है, इसकी वजह से इट इज़ 1, इट इज़ 2, Q1 Q2, ये चलो सेम मान के करते हैं, सेम मान के, आप बाद में अलग कर लेना कैसे भी करेंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है, मान लो इसके बीच का जो सेपरेशन है ये R है, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ये उस पर भी फोर्स लगाएगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। द सेम फोर्स दे विल अप्लाई इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज अपोजिट। हाँ ठीक है इनिशियली। अब अगर मैंने यहाँ पर, प्लीज फोकस, अब अगर मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग एक बॉडी रख दी ऐसे, देयर इज सम बॉडी प्लेस्ड, बॉडी रख दी कोई भी, है ना, कोई भी मटेरियल है, ऑयल की ड्रॉप है या कुछ भी मटेरियल, रबर, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्लस चार्ज के कारण क्या इस बॉडी में इंडक्शन होना स्टार्ट होगा, माइनस इधर? क्या इस प्लस के कारण इसमें माइनस इधर जाएगा? क्या प्लस नीचे की तरफ चला जाएगा? कुछ खाना तो बोलो। यस सर। इंडक्शन पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसमें इंडक्शन होगा, यानी प्लस चार्ज के कारण उधर माइनस शिफ्ट हो जाएगा, उधर भी माइनस शिफ्ट हो जाएगा और प्लस फिर नीचे रह जाएगा अपोज। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, प्लीज फोकस करिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस चार्ज 1 पर ये जो मटेरियल है ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ, लेटर से एफ डैश या एफ एम मान लो, मटेरियल फोर्स लगा रहा है एफ एम। क्या ये इस पर भी फोर्स लगाएगा? बोलो कुछ ना कुछ फोर्स, लेटर से एफ एम, सिमेट्रिकल मान लिया हमने तो। ये भी इस पर अब उतना ही फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ
अब मेरे को ये बताओ, जब ये नहीं था सिस्टम तब चार्ज 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा था, F। हाँ लेकिन अब ये सिस्टम है, अब ये मटेरियल है इसके बराबर में, तो बताओ चार्ज 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है? F minus FM cos तो जितना पहले लगा रहा था उतना ही लगेगा। उतना F ही लगा रहा है भाई, चार्ज 2 तो F ही लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है। फिर से सुनो, जब ये मटेरियल नहीं था तो चार्ज 2 चार्ज 1 पे कितना फोर्स लगा रहा था, F। अब ये मटेरियल है तो चार्ज 2 चार्ज 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि चार्ज 1 पे काम करने वाला नेट फोर्स बदल रहा है। नेट फोर्स किसकी वजह से बदल रहा है? क्योंकि मीडियम भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाने लगा, वो अलग चीज है कि चार्ज 1 पे काम करने वाला नेट फोर्स इज गेटिंग चेंज, इट इज डिफरेंट थिंग। बट चार्ज 1 पे वो फोर्स जो केवल चार्ज 2 की वजह से लग रहा था वो हमेशा सेम ही रहेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। am I right or am I right? यस सर। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये मीडियम का फोर्स है, मीडियम का फोर्स आ गया। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाऊं किसका, ऑफ चार्ज 1, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है FBD बना लेते हैं। देखो ये प्लस हो गया, इधर फोर्स काम कर रहा है, ये पहले भी F ही था आज भी F ही है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, लेकिन इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करने लग गया, कौन सा, F ऑफ मटेरियल, दैट इज दिस। तो इस पर काम करने वाला नेट फोर्स बदल गया होगा। बोलो ये तो बात समझ में आ गई या नहीं आई? नेट फोर्स वुड हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। सो अब हाँ सर, बट जो F होगा सर उसकी वैल्यू K पे डिपेंड करती है, जिसमें अभी परमिटिविटी। रुको उसको छोड़ दो थोड़ी देर, है ना, पहले मैं समझा दूं फिर सुनना। ये कंसेप्ट समझ में आ रही है? yes sir अब मैं इस बॉडी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइक दिस, इतना बड़ा कर दिया मान लो। ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल शेप में ही हो, कैसे भी हो सकती है, मैंने बड़ा कर दिया बॉडी को, क्या तब भी सेम कंसेप्ट लग जाएगी या नहीं लगेगी? लगेगी, सेम लगेगी, है ना। नेट फोर्स विल बी चेंजिंग बट द फोर्स ओनली ड्यू टू अदर चार्ज विल नॉट चेंज। अगर मैंने इसको बड़ा करते करते इतना बड़ा कर दिया बॉडी को कि, है ना, वो इन दोनों चार्जेस के जस्ट मिड में आने लगे, ये देखो बिल्कुल मतलब भर गया इनके बीच का स्पेस, है ना, ऐसे करके कोई भी शेप हो सकती है। ये तो मैं जस्ट स्फीयर ड्रॉ कर लिया एक बार, तो चलो ठीक है सिमेट्रिकल बना लेते हैं, है ना, ये कर दिया। चलो तो अब हुआ क्या, इस तरह से फील्ड हो गया, तो क्या कंसेप्ट सेम रहेगी भाई? चार्जेस के बीच में मटेरियल आ गया, मीडियम आ गया, तो क्या मीडियम उन चार्जेस पर अपनी तरफ उनको खींचने वाला कुछ फोर्स लगाएगा FM या नहीं लगाएगा? लगाएगा। अरे लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, लगाएगा। करेक्ट। अब सुनो एक कहानी ये है, अभी सुनते रहो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इन फ्री स्पेस की कंडीशन ये थी कि, फिर से वही सेलेक्ट करें, हाँ ठीक है, फ्री स्पेस की कंडीशन ही, अगर ये प्लस था, इस पे फोर्स लगा दिया F, इसकी वैल्यू मैंने Q मान ली थी, है ना, आप अलग भी मान सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर की तरफ आएगा F, तो F हमारा कितना हो गया बोलो, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो K जनरली बोलता हूँ उसको Q/R², ठीक है, दैट इज Q²/R² हियर। ये समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया? यस सर। तो अगर इन केस ऑफ मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, मीडियम में क्या हो गया, मीडियम मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, इसके बीच में मीडियम ऐसे करके फिल कर दिया मैंने, पूरा फिल कर दिया मीडियम। सो उसके बीच में या चार्जेस भी उसके अंदर ही है? अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए बीच में फिल किया है, ठीक है, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट समझना है। चार्जेस भी अंदर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे काम करने वाला उसका फोर्स जो था चार्ज का सेकंड का इस पे, या फर्स्ट का सेकंड पे, वो तो सेम ही रहेगा। अगर पूरी तरह से बीच में मटेरियल है, कंप्लीटली देयर इज मटेरियल, ठीक है, तब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मीडियम का फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन ही होगी। अगर पूरा सिमेट्रिकली भरा हुआ है, एक तरफ नहीं है, पूरा बीच में सिमेट्रिकली भरा हुआ है, वैसे ही इसकी डायरेक्शन ऐसे FM इस तरह से काम करेगी। बोलो सही है, सुनो सर डायरेक्शन। यस भाई मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले दोस्तों, मैंने ये बोला था एक यहाँ पर है चार्ज, एक यहाँ पर है,
यहाँ पर रखा, माइनस आया, आपने बोल दिया डायरेक्शन FM की ये होगी। अच्छा अब इसको मैं उठा के यहाँ पे ले गया ऐसे करके, माइनस यहाँ आया, माइनस यहाँ आया, तो डायरेक्शन कुछ ऊपर उठी होगी। हाँ और मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली भर दिया, मान लो इसमें प्लस प्लस है ना, मटेरियल ये भर दिया, मान लो इसके अंदर एक स्लैब डाल दी, बिल्कुल जितनी ऊपर उतनी नीचे, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, लाइक दिस, इस तरह से मटेरियल भर दिया। तो इस पर नेगेटिव इधर आया होगा। हाँ ठीक। समझ गए? Yes, ये इसको FM से खींचेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब अलोंग दिस लाइन। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। आप बोलोगे Yes, सर sir. ऐसा कैसे होगा? मान लो क्वेश्चन हमें ऐसा आ गया कि जी मटेरियल जो है इतने पार्ट में भर रखा है, ऊपर है ही नहीं, तब कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अगर आ जाता है तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगी, मतलब किसी को लग रहा हो कि सर वैसे ही बोल रहे, नहीं आएगा, मान लो आ गया तो भैया कंसेप्ट उसके अलावा कुछ नहीं है कि आप इसका फोर्स भी निकालो, मीडियम 1 लिख के, ऊपर एयर है उसका भी निकालो, कुछ लगाएगी क्या एयर? नहीं ना, ठीक है। एयर का तो हम परमिटिविटी वही मानते हैं, फिक्स होती है E0 एप्सिलॉन नॉट, तो एयर, तो फिर उसका वेक्टर सम करके निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, नो अदर मेथड। तो हाँ सर ये जो आपने नीचे बनाया वो मीडियम है, उसमें वो ऊपर नहीं उठ रहा ना? मतलब सर आपने जो ऊपर बनाया है जिसमें वो मटेरियल फिल कर रहा है, सर उसमें जो मटेरियल में चार्ज है उसकी वजह से जो चार्जेस ही एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो थोड़े बहुत डिस्प्लेस नहीं हो रहे? नहीं, डिस्प्लेस क्यों होंगे? ये वाला नहीं सर, जो ऊपर आपने बनाया जिसमें हम मटेरियल से फिल कर रहे हैं। ये वाला? यस सर। हाँ, तो इसमें इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, और खुद का फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर, तो मतलब उनका उस पे मटेरियल पे जो फोर्स लगे ऐसे वो एक्स्ट्रा होगा। हाँ लेकिन मीडियम में वो नहीं होगा। करेक्ट। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में आपने सिमेट्रिकली भरा हुआ है, आपके सारे क्वेश्चन सिमेट्रिकली होंगे, क्योंकि बोला जाएगा सिस्टम इज इमर्स्ड इन अ मीडियम या देयर इज सम मीडियम बिटवीन द चार्जेस, तो वो पूरा ही लेना होगा, ठीक है। तो अगर पूरा कंसिडर करोगे तो FM जो होगा इसकी लाइन जॉइनिंग पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर लाइन जॉइनिंग पे आएगा तो बताओ जो नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, ज़्यादा थिक आ रही है, नेट minus फोर्स FM. ऑन आइदर चार्ज, यू कैन राइट। चलो पहले वाले चार्ज के लिए लिख दो, इट इज F माइनस FM, ठीक है। लेट अस से थोड़ी देर के लिए इसको F डैश लिख लेते हैं। अब वापस आओ, पिछली स्लाइड पे आओ वापस, बताओ F डैश की वैल्यू कितनी होगी? कोई बोलेगा? अगर बीच में मटेरियल भरता जाता है तो कूलम्ब्स ने देखो क्या डिफाइन किया, ध्यान से सुनिए। अगर बीच में मटेरियल भरता जाता है, कूलम्ब्स ने क्या डिफाइन किया, ठीक है, कि इस केस में जो नेट फोर्स होता है ऑन चार्ज is given by, net force on charge is given by F dash, it is 1/4 pi epsilon आ जाता है into Q1 Q2 upon R square, ठीक है, Q1 Q2 upon R square, यानी 1/4 pi epsilon, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q square upon R square, बिकॉज दोनों सेम माने थे। अब यहाँ पर जो ये होती है एप्सिलॉन, it is the permittivity of medium। किसकी परमिटिविटी होती है? वो मीडियम की परमिटिविटी होती है। और मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी का कुछ टाइम्स होती है, एंड दैट टाइम्स जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन r, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, Dielectric constant. ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन r आता है, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सो अगर इतना हमारा आता है तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
F dash will be 1 upon 4 pi epsilon q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जगह पे क्या मैं एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? सही है, सुन लो। यस सर। यस सर। तो क्या मैं इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन r लिख के f लिख सकता हूँ? सही है, सुन लो। यस सर। f ऊपर दिखाए, देखो ऊपर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को f लिखा, तो इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन r का ही तो फैक्टर ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए f बाई एप्सिलॉन r विल बी f माइनस fm, और यहां से मुझे मिल जाएगा fm इक्वल्स टू क्या? f 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। बोलो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यस सर। ये क्या है? इट इज द फोर्स ओनली ड्यू टू व्हाट? मीडियम, मटेरियल है ना, जो बीच में मटेरियल है उसके वजह से, केवल उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो एफएम है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? वो एप्सिलॉन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे काम की है, एक टर्म आती है जिसे केमिस्ट्री में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट इज कैपिटल K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K। ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, परमिटिविटी दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि F मीडियम कैन आल्सो बी रिटन एज F1 माइनस 1 बाई कैपिटल K। इस K को ऐसे मत कर देना आप लोग कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उठा के डाल दो, नो, दैट इज स्मॉल K। सर आप कह रहे थे कि अगर लाइक रबर मीडियम डालें बीच में, तो रबर के लिए फोर्स बाय मीडियम 0 हो जाएगा, बिकॉज इंसुलेटिंग है, तो वो K की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। नहीं, रबर के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है? K की वैल्यू इन्फिनिटी मेटल के लिए होती है। सॉरी, जीरो होती है, ऐसे कैसे पता? सो बिकॉज इंसुलेटिंग मीडियम लाइक K अज्यूमिंग की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है हमेशा। K कैनॉट बी लेस देन 1। अरे देखो भाई, है ना, लॉजिक आप थोड़ा लगाओ। इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? फ्री स्पेस की होती है। तो आप अगर सबसे कम यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ ER निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? इस ऊपर वाले को भी सबसे कम रख लोगे। सबसे कम कितना हो गया? 8.85, और नीचे भी वही है करके कितना हो गया? 1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो K भी मिनिमम कितना हो गया? 1। हेलो, इज इट क्लियर? यस। तो मतलब मीडियम का फोर्स निकालने के लिए हमें पहले फ्री स्पेस का निकालना होगा एंड देन हाँ, मीडियम की वजह से निकालने के लिए फ्री स्पेस का फोर्स निकालना ही होगा, देन 1 माइनस 1 बाई K कर दो सीधा। और हाँ, मीडियम का फोर्स हमेशा फ्री स्पेस के फोर्स से क्या आएगा? कम ही आएगा। कुछ तो कमी हो रहा है, माइनस F बाई K, दैट इज दिस। ठीक है, चलो ये दोनों स्लाइड आप एक साथ चीज बता दीजिए सर, ये E0 और E में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अरे यार ये तो बताया मैंने, देखो क्या, दिस E इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या था? वो पिछली स्लाइड में बताया था, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.85 कुछ होती है, तो उसका कुछ टाइम्स विल बी द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो सर कब E0 यूज करना है और कब E यूज करना है, कैसे पता? मान लो चार्जेस के बीच में हवा पानी, केवल हवा है ना, एयर है, या कोई वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तब कौन सा यूज करना है? तब तो आपको ये यूज करना है E0 वाला। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ ऑयल, वाटर या कुछ मटेरियल डाल दिया जाए, तब क्या यूज करोगे? सर E। ठीक है, बस दैट इज इट। चलो इन दोनों स्लाइड को आप लोग नोट करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, उसको भी नोट करो। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ER सेम है? सेम होता है। ओके, हो गया सर। ठीक है, देखो इसमें when charges are submerged, ठीक है, in a medium, when charges are submerged in a medium, the force exerted by, ठीक है, exerted by
the force exerted by one charge, तो one charge, ठीक है, on the other, दूसरे चार्ज पर, does not change, it does not change, but the net force या पूरा ऐसे लिखिए, but due to polarization, ठीक है, पूरा लिखिए, but due to polarization of medium particles, net force on any charge changes. नेट फोर्स बदल जाता है, लेकिन उसका इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन द अदर डज नॉट चेंज, नेट फोर्स चेंजेस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, जो समझाया बहुत देर से वही लिख दिया है बस मैंने. ठीक है, चलिए इसको नोट करके बताओ भाई, ये वाली स्लाइड हो गई हो तो. यस सर. So please wait. सर इसका मतलब जो फोर्स मीडियम भी मतलब एक ही टाइप का मीडियम जो फोर्स लगाएगा पार्टिकल्स पे वो भी कभी चेंज नहीं होगा ना? मीडियम तो कुछ अलग अलग लगा सकते हो आप बीच में. नहीं सर, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर मीडियम लें तो उसका भी फोर्स कभी चेंज नहीं होगा ना जो पार्टिकल्स पे लगेंगे. फिर वही फोर्स काम है. सर मतलब सर जो आपने वो रिलेटिव परमिटिविटी निकाला था उसका मतलब रीजन तो यही था ना कि ताकि हमें एफएम ना निकालना पड़े और मतलब. हाँ वही है, वही रीजन. लेकिन अगर क्वेश्चन में ही पूछ ले व्हाट इज एफएम तब कर. तो वो तो हाँ. मतलब वो जो रिलेटिव परमिटिविटी का हेल्प करके हम निकालते हैं ना, ये वाला, ये नेट फोर्स होता है. कैसा फोर्स होता है ये? नेट. ये ठीक है. नॉट दिस राइट. सर मटेरियल का जो फोर्स है वो उसका डायरेक्शन हम मतलब अगर मतलब हमें सेंटर ना पता हो मटेरियल का तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर वो कुछ तो ऐसा देगा जिससे आप डायरेक्शन पता करोगे. है ना, जैसे मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, तो बोल रहा है कि ऐसा मटेरियल है ऐसा. ठीक है, तो कुछ तो डायरेक्ट इस तरह की देगा कि मान लो ये 4 मीटर है. ठीक है, तो कुछ तो ऐसा देगा जिससे आप निकाल पाओगे. है ना, बोलेगा उसकी रेडियस जो है वो कुछ है. समझ रहे हो आप लोग? नहीं, मान लो ये है 6 मीटर, बोलेगा इसकी रेडियस 5 मीटर है. तो आप बोलोगे ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये एंगल निकल गया हमारा. कितना हो गया? बोलो 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 बोलो. 37. तो अगर ये 37 हो गया तो ये और ये एंगल निकल गया हमारा. कितना हो गया? 40. एंगल 53 हो गया. तो 53 हो ये गया. वाला. हाँ, ये वाला 53 होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इट विल बी 27. 127. बस इससे निकाल लो. ठीक है, चलो नोट करो. सर लेकिन हमें मीडियम का सेंटर क्यों चाहिए? अगर आगे वो बोल रहा है कि पूरे में फिल नहीं है, मान लो नीचे नीचे फिल है तब. ठीक है, चलो नोट करो.
So हाँ जी, so when FM is equal to F, तब K infinity आ रहा है ना? That means जब वो conducting होगा. हाँ ठीक है कंडक्टिंग के सर. लिए K इनफाइनाइट होता है, ठीक, मतलब बिल्कुल उतना ही फोर्स लगा देगा, उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, Yes sir. चार्ज पे नेट फोर्स काम ही नहीं करेगा उस समय। आई होप इट इज डन। So 1 minute. सर हमने रिलेटिव परमिटिविटी को K के इक्वल क्यों ले लिया? देखो रिलेटिव परमिटिविटी K के इक्वल होती ही है, इक्वल लिया नहीं है मैंने, है ना, वो एक ही है, मतलब जैसे समझ रहे हो ना, दो अलग अलग डेफिनेशंस जरूर हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। सर जो ये वाला K वो वही वाला जो कूलम्स लॉ में K होता है? नहीं, अरे नहीं नहीं गड़बड़ मत करना, देखो सुनो, ये कैपिटल K है, ये है कैपिटल K, ठीक है। जो कूलम्स लॉ में मैं यूज करता हूँ वो स्मॉल K है, उसकी वैल्यू अलग है, ये स्मॉल K है, देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, दिख रहा है? यस सर। ये स्मॉल K है, इट इज जस्ट ये कांस्टेंट, इसका अच्छा कुछ नाम ओके नहीं सर। होता है, ठीक है। यहाँ पर जो यूज किया वो कैपिटल K है, उसका नाम होता है, इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैपिटल K होगा। ओके सर। आई थिंक दिस इज नोटेड। नाउ कूलम्स लॉ इज फिनिश्ड। एक पॉइंट इसका बचा क्या, लिमिटेशंस, ठीक है, दैट इज limitations of Coulomb's law। limitations of Coulomb's law, बताओ क्या क्या लिमिटेशन है, बताओगे आप लोग। द फर्स्ट, it is valid for static charge, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? So only for Point charges. Only for point charges, स्टैटिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। देखो स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, इसको कैसे थोड़ा सा समझा सकते हैं, कोई बताएगा? बताओ भाई, वंशिका कैसे समझा सकते हैं? So क्योंकि पॉइंट चार्जेस का जो डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट चार्ज वो होता है इसका पॉइंट नहीं, डिस्टेंस। स्टैटिक। अच्छा स्टैटिक। मूव करेंगे तो फोर्स कॉन्स्टेंटली बदलती रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन उससे क्या होगा अपूर्वा? अगर वो मूव करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा डिस्टेंस? तो फोर्स चेंज होता रहेगा फिर। नहीं तो हर जगह अलग अलग फोर्स आ सकता है, बट स्टिल फॉर्मूला तो लगा ही सकते होंगे, बट नहीं लगाते हैं, क्यों? अपूर्वा हजर बताओ भाई। सर मेरा भी वही था कि मतलब अगर मूविंग होंगे काइनेटिक चार्जेस होंगे तो फिर वही की डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर चेंज होने लग जाएगा फोर्स। मनु चौधरी, मनु प्रखर, क्या होगा ये प्रखर? यार आप लोग बोलते क्यों नहीं? तो वही लग रहा था कि मोशन में रहेगा, उसके अलावा कोई रीजन तो नहीं। अच्छा शांतनु। So because accelerated charges may generate other like magnetic or electrical। एक्सेलरेटेड नहीं, अगर एक्सेलरेट ना करूँ तब मूव करा सकता हूँ।
सो यूनिफॉर्म में तो करा ही सकते हैं तो। नहीं, स्टैटिक का मतलब बिल्कुल रेस्ट पे होना चाहिए, यूनिफॉर्मली भी नहीं करा सकते। कोई और बताएगा भाई? हम मूविंग चार्ज के उसमें करंट जनरेट होगा, उससे मैग्नेटिक करेक्ट, फील्ड हो जाएगी। भाई अगर हम यहाँ पे इफ द चार्ज इज मोशन, इफ द चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो चार्ज हो गया मूविंग। मूविंग चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी होना चाहिए, जिसके बारे में कूलम्ब ने कोई चर्चा ही नहीं करी। जब उससे बोला गया भैया जी ऐसे कैसे, आपका ये तो गलत हो जाएगा, तो उसने सबका जो है ना एक जवाब दिया, क्या कि मैंने जो लॉ बनाया वो स्टैटिक चार्ज के लिए बनाया है। तो सबकी बात खत्म हो गई। और हमारे सिलेबस में स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, तो उसका लॉ हम स्टैटिक चार्ज के लिए ही लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बताओ, कैसे समझ सकते हैं इस बात को? अगर मान लो आप कोई बड़ा ऐसे करके एक्सटेंडेड बॉडी ले लो, ठीक है, ये ऐसे करके उनको आसपास ऐसे रख दिया, तो अगर इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया हुआ है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 करके, है ना, Q1 पॉजिटिव, इस पे भी प्लस Q2, तो क्योंकि आसपास रखें तो रिपल्सन के कारण इनका जो प्लस 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 वाला जो अमाउंट है क्या वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? से हाँ, अरे जल्दी से बोलो यार, इधर की तरफ शिफ्ट होगा ना रिपल्सन के कारण, जबकि यहाँ पर भी होगा बट वो कम रह जाएगा ना, ज्यादातर चार्ज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज इट विल फील रिपल्सन। ठीक है, तो इस बॉडी का मान लो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे था O1 O2, बट सेंटर ऑफ चार्ज, एक नया टर्म देखो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ चार्ज, क्या वो सेंटर ऑफ चार्ज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? अरे क्या सेंटर ऑफ चार्ज इसका भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यस। तो कूलाम ने जो अपनी डेफिनेशन दी ना, उसने बोला किन्हीं बॉडी के बीच के जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उनको मिला लो, जो डिस्टेंस आई आर उसका फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके केस में आंसर लाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके केस में फिजिसिस्ट ने बताया, ठीक है, क्या कि अगर न्यूटन नहीं, कूलाम को अगर अपना फोर्स का फॉर्मूला वैलिड करना था तो वो तो सब सही है, चलो के Q1 Q2 ये भी सही है ना, Q1 Q2 ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे R इफेक्टिव स्क्वायर करना था। अब इफेक्टिव सेपरेशन क्या है? इफेक्टिव सेपरेशन इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस। It is the effective separation is the separation between the center of charges rather than the center of masses। तो बाकी फिजिसिस्ट ने क्या किया, ऐसा करके बोला भाई नहीं ये तो आपका गलत है, आप इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर से क्यों रिलेट कर रहे हो? तो भैया जी वो कूलाम मानने वाला नहीं था, उसने कहा मैंने बनाया नहीं है बड़ी बॉडी के लिए, उसने बोला मैंने तो पॉइंट बॉडी के लिए बनाया है। तो पॉइंट बॉडी के लिए बताओ क्या O1 C1 लाई करेगा कि नहीं करेगा? कौन साइड? अरे पॉइंट मास है, क्या O2 C2 लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कुल मिला के है तो वही कंसेप्ट कि R इफेक्टिव R बन गया, तो इसलिए उसका फॉर्म पाला ही नहीं, उसने बोल दिया ठीक है मेरा फॉर्मूला पॉइंट के लिए लगाओ बस, और किसी के लिए लगाओ ही मत। इज इट क्लियर और नॉट? यस, ठीक है, बस ये मेरे को याद कराना था कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज, बस दैट्स ऑल। आप ये बातें समझ लो, ठीक है। Q1 Q2। अब क्या ये फॉर्मूला सर पूरी तरह से सही है क्या नहीं सही है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इसलिए मैं अप्रोक्स लिख के छोड़ देता हूँ, है ना, सिलेबस ही नहीं है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। K Q1 Q2 upon R square we have to apply, it is for point charge, it is for static charge। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन आ जाता है बीच बीच में, कूलम्ब्स के जो एप्लीकेशन है ना वो सब पूरा कवर करेंगे, है ना, हाउ वी कैन अप्लाई द फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट ऑन बोथ द बॉडीज। जैसे आपने देखा था मैंने G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे वहाँ पे ग्रेविटेशन में, फिर ग्रेविटेशन फील्ड निकाला था, फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल। वैसे यहाँ पर भी कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के, कूलम्ब फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम सिचुएशन, वहां पे ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सेल्फ एनर्जी पढ़ाऊंगा।
ठीक है, वो सब सेम ही चलता रहेगा, कुछ अलग होगा नहीं। ठीक है, तो आज का होमवर्क है लेक्चर 1 के आगे की क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, लगभग 20 क्वेश्चन तो करो आप लोग आज। ठीक है, समझ में आ गया? लेक्चर 1 के आगे, लेक्चर 1 का? हाँ, लेक्चर 1 का मतलब उसके आगे जो मेंशन है सामने। ठीक है, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला चैप्टर ना? नहीं, लेक्चर 1 नहीं मतलब तो क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्ट तो उसी से है। अरे नहीं यार, एचसीबी में नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर अच्छा 29 एचसीबी जो में, इलेक्ट्रिक, एचसीबी में हाँ बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, हाँ एचसीबी में उसी चैप्टर की, एचसीबी में उसी चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अच्छा हाँ करेक्ट, ओके। 29 तो है ना उसकी वो चैप्टर? डाउट्स हम कल डिस्कस कर लेंगे ना? हाँ चैप्टर हाँ 20। कल कर लेंगे, करके लाना सब लोग। ठीक है, तो पैकेज से कुछ करना है? कुछ नहीं करना पैकेज से अभी, कल बता दूंगा पैकेज से। ठीक है, ओके चलो भाई, थैंक यू बाय, सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई भी एब्सेंट मत हो यार, जिसने भी लास्ट में ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया था लास्ट में अटेंडेंस के बाद? अटेंडेंस लग गई थी ना सभी की? चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर।